जब मैं हाई स्कूल में था, तब स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की ने मुझे प्रपोज किया था, पर मैंने सबके सामने उसे मना कर दिया। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और थोड़ा चिढ़ाते हुए कहा था, तुम अभी बहुत छोटी हो, मुझे थोड़ी बड़ी लड़कियां पसंद है। वो बेचारी वही फूट फूट कर रोने लगी। तब मैंने अपने बैग से दूध की एक बोतल निकाली और उसे देते हुए कहा कि सुना है, इसे पीने से ग्रोथ अच्छी होती है। गुस्से में उसने मेरी तरफ उंगली दिखाकर कहा था, गुचेन, तुम बस रुको, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब तुम्हें बताऊंगी। मैंने बस मुस्कुरा दिया था, पर किसने सोचा था कि सालों बाद वही लड़की हमारी कंपनी की नई सीईओ बनकर आएगी। गुचेन, गुचेन, सो मत, काम का टाइम हो गया है। मैं हड़बड़ा कर उठा। मेरे कलीग ने मुझे जगाया था। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली। मैं ऑफिस में था। मुझे लगा मैं तो किसी मीटिंग या पार्टी में होना चाहिए था। तभी कंप्यूटर पर तारीख देखी तो मेरे होश उड़ गए। 2024, जबकि मैं असल में 2040 में जी रहा था। मुझे एहसास हुआ कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मैं फिर से 18 साल का हो गया था और यहाँ पार्ट टाइम काम कर रहा था। मुझे याद आया कि पिछली जिंदगी में मैंने यहाँ ज्यादा समय काम नहीं किया था और अपनी कंपनी शुरू कर दी थी। अपनी समझदारी और मेहनत के दम पर मैं 30 साल की उम्र से पहले ही फोर्ब्स की लिस्ट में आ गया था और एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन बन गया था। पर सच कहूँ तो अमीर बनने के बाद मैं उतना खुश नहीं था। हर दिन काम का इतना बोझ था कि बस 3 घंटे सो पाता था। शरीर पूरी तरह थक चुका था। मुझे उन लोगों से जलन होती थी जो 9 से 5 की नौकरी करते थे और अपने परिवार के साथ वक्त बिताते थे। अब जब मुझे दोबारा मौका मिला है तो मैंने तय कर लिया कि मैं बस एक सुकून की जिंदगी जीऊंगा और कोई फालतू के बड़े सपने नहीं पालूंगा। ये कंपनी वैसे काफी अच्छी थी, सारे फायदे और खाना पीना सब बढ़िया था। मैं अपना आज का काम निपटाने ही वाला था कि तभी बगल वाले कलीग ने फुसफुसाते हुए कहा, पता है, आज कंपनी में नई लेडी बॉस आ रही है। सुना है एकदम आइस क्वीन है। पिछली जिंदगी में जिस दिन वो आई थी उसी दिन मैंने इस्तीफा दे दिया था, इसलिए मैं उन्हें देख नहीं पाया था। आज मैं वही था तो सोचा देख ही लूं वो कैसी दिखती है, पर मुझे ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैं एक काम में लग गया। मेरा काम था प्लेटफॉर्म पर आने वाले वीडियो की जांच करना कि कहीं उनमें कुछ अश्लील या गलत तो नहीं है। तभी ऑफिस के दरवाजे से एक बेहद शानदार और खूबसूरत लड़की अंदर आई। उसकी ठंडी नजरें पूरे फ्लोर के कर्मचारियों को देख रही थी, पर उसका चेहरा मासूमियत से भरा था। ऑफिस के लगभग सभी लोगों ने सिर उठाकर उसे देखा। बस एक मैं था जो अपना सिर झुकाए काम में लगा रहा। शायद इसी बात ने उसका ध्यान मेरी तरफ खींच लिया, पर जैसे ही उसने मेरा चेहरा देखा, उसकी आंखों की वो सख्ती गायब हो गई और उसकी पलकें झपकने लगी। वो थोड़ी हैरान और सहमी सी दिखने लगी। मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे घूर रहा है, तो मैंने पीछे मुड़कर देखा। उसे देखते ही मैं सन्न रह गया। वो उसकी खूबसूरती की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने उसे पहचान लिया था। वो लियू रुयान थी, वही लड़की जिसे मैंने हाई स्कूल में रिजेक्ट किया था। मेरा दिल बैठ गया। मैं बस यही दुआ कर रहा था कि वो मुझे न पहचाने, क्योंकि अगर कंपनी की बॉस ही आपसे पुराना बदला लेने पर उतर आए तो आपकी खैर नहीं। अभी मैं सोच ही रहा था कि एक बहुत ही प्यारी महक मेरे पास से गुजरी। मैं अपने काम में इतना खोया था कि देख नहीं पाया कौन गया। लियू रुयान मुझे पीछे से देख रही थी और उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी, जैसे कह रही हो, अब बचकर कहाँ जाओगे। अपने केबिन में जाकर वो सोफे पर ढह गई और एक लंबी सांस ली। उस सीईओ बनना कितना थका देने वाला काम है। अभी वो सिर्फ 18 की थी और उसे एक बड़े अनुभवी इंसान जैसा काम करना पड़ रहा था। उसने अपनी हील्स उतार फेंकी और जेब से एक लॉलीपॉप निकालकर मुंह में रख ली। वो बिल्कुल एक बच्ची जैसी लग रही थी। उसे पुराने स्कूल के दिन याद आने लगे। वो एक लड़के को पसंद करती थी और घंटों सोचती थी कि उसे प्रपोज कैसे करे। वो लड़का पढ़ाई में तो खास नहीं था, पर दिखता बहुत हैंडसम था। उसे आज भी वो सुबह याद थी जब सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसे देखकर रुयान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उस क्रश के चक्कर में उसकी स्कूल रैंकिंग भी गिर गई थी। फिर भी उस लड़के ने उसे मना कर दिया था, हालांकि उसे पता था कि वो लड़का उसका भला ही चाहता था। अब इतने सालों बाद मेरे लिए और उसके लिए कुछ ही समय बाद हम फिर मिल रहे थे। ये सब सोचकर उसका चेहरा लाल हो गया। तभी उसकी सेक्रेटरी बिना नॉक किए अंदर आ गई। रुयान तुरंत सीधी होकर बैठ गई और फिर से वही सख्त बॉस बन गई।
नेक्स्ट टाइम नॉक करके आना, उसने कहा। फिर उसने खिड़की से बाहर मेरी तरफ इशारा करते हुए पूछा, वो जो लड़का बाहर बैठा है उसका नाम क्या है? सेक्रेटरी ने बताया, उसका नाम गुचेन है, नया वीडियो ऑडिटर है, काम बहुत ईमानदारी से करता है। रुया ने कंपनी की सारी रिपोर्ट्स किनारे रख दी और कहा, मुझे 2 मिनट के अंदर गुचेन की सारी जानकारी चाहिए। सेक्रेटरी बेचारी हैरान रह गई। बाहर मैं थककर थोड़ा अंगड़ाई ले रहा था। तभी केबिन से वो बाहर निकली। उसकी लंबी कदकाठी और शानदार ड्रेसिंग उसे ऑफिस की सबसे खूबसूरत महिला बना रही थी। वो एक कार्टून वाले वाटर कप के साथ बाहर आई और पब्लिक वाटर मशीन से पानी भरने लगी। सब हैरान थे कि बॉस के केबिन में अलग मशीन होने के बावजूद वो बाहर क्यों आई। मुझे भी थोड़ा अजीब लगा, पर मैंने ध्यान नहीं दिया और काम में लग गया। पर मुझे नहीं पता था कि उसकी नजरें मुझ पर ही जमी थी। मेरा काम बोरिंग नहीं था। कभी कोई अजीब वीडियो आता तो कभी कुछ और। तभी एक वीडियो आया जिसमें एक लड़का अजीब आवाजें निकाल रहा था। मैंने तुरंत उसे डिलीट कर दिया। अगला वीडियो एक लड़की का था जो थोड़े बोल्ड डांस स्टेप्स कर रही थी। मैं उसे गौर से देख रहा था कि इसे पास करना चाहिए या नहीं। तभी अचानक मेरे कंधे पर एक कोमल ठुड्डी महसूस हुई और मेरे कान के पास एक सुरीली आवाज आई, काफी ध्यान से देख रहे हो, है ना? उसकी खुशबू और अचानक आई आवाज से मैं चौंक गया। मुड़कर देखा तो रुयान खड़ी थी। मैं एकदम शर्मिंदा हो गया कि उसने मुझे ऐसे वीडियो देखते पकड़ लिया। मैंने बहाना बनाया, मैम गलत मत समझिए, एक ऑडिटर के तौर पर हर वीडियो को बारीकी से देखना मेरी जिम्मेदारी है। उसने अपनी आंखें नचाते हुए मुझे देखा और मुस्कुराई। मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो मुझे पहचान न ले, पर वो वही खड़ी रही और उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। वो बोली, मुझे तुम बहुत जाने पहचाने लगते हो, क्या हम कहीं मिले हैं? मैंने मजाक में बात टालनी चाहिए। हाँ, मैम सब कहते हैं कि मैं बड़े एक्टर्स जैसा दिखता हूँ, शायद इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। मेरी बात सुनकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। गुचेन, तुम सच में बहुत मजाकिया हो। उसने मुझे गुचेन कहकर बुलाया और फिर छेड़ते हुए बोली, तुम्हें शायद याद नहीं, पर तुमने मुझे बहुत रुलाया था। तुम बड़े शहजादे किस्म के थे। मैं तो हैरान रह गया। मेरे 40 साल के तजुर्बे के बावजूद मैं निरुत्तर था। अरे सबके सामने कुछ भी मत बोलिए, मैंने कहा। उसने जीभ चिढ़ाते हुए शरारत की। ऑफिस के बाकी लोग तो दंग रह गए। फिर उसने अपनी आंखों को थोड़ा सिकोड़ा और एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, गुचेन, ऑफिस में बहुत काम है, क्या तुम मेरे लिए 1 घंटा ओवरटाइम करोगे ताकि हम साथ में घर चल सके? मेरा तो दिमाग ही घूम गया। मुझे लगा ये अब मुझे परेशान करना शुरू करेगी। मैं अब एक 40 साल का आदमी दिमाग से था। मुझे इन छोटी लड़कियों के खेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर उसकी वो मासूम मुस्कान इतनी मीठी थी कि मेरा दिल भी थोड़ा पिघल गया। मैंने मजबूरी में हाँ कह दिया। वो खुशी खुशी अपने केबिन में चली गई। वो अब पहले वाली डरपोक लड़की नहीं थी। वो बहुत बहादुर हो गई थी और उसने ठान लिया था कि इस बार वो मुझे हासिल करके ही रहेगी। और मैं यहाँ सोच रहा था कि शांति से आलसी बनकर रहना कितना मुश्किल है। लियू रुयान के जाते ही पूरे ऑफिस में जैसे शोर मच गया। सब के सब मेरी डेस्क के पास इकट्ठा हो गए और मुझे घेर लिया। ओ भाई गो, तू तो छा गया। ये बताओ, बॉस के साथ सेटिंग कब हुई? हमें भी कुछ टिप्स दे दो यार। मैंने बस मन ही मन सोचा, अब इसके लिए तो बस मेरे जैसा हैंडसम होना जरूरी है और कोई शॉर्टकट नहीं है। दोपहर के वक्त जब मैं कॉफी पीने के लिए अपनी जगह से उठा तो अचानक किसी ने पीछे से मेरे कंधों को पकड़कर वापस कुर्सी पर धकेल दिया और मेरे हाथ से कप छीन लिया। भैया आप चुपचाप बैठिए ना, आपकी ये प्यारी सी बहन आपके लिए खुद कॉफी बनाकर लाएगी। मैंने हैरान होकर पीछे मुड़कर देखा तो वहां फिर से लियू रुयान खड़ी थी। उसके चेहरे पर वैसी ही मासूम और चुलबुली मुस्कान थी जैसी किसी पड़ोस में रहने वाली लड़की की होती है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी जल्दी अपने केबिन से बाहर कैसे निकल आती है। मैंने झिझकते हुए कहा, मैम रहने दीजिए, मैं खुद बना लूंगा। पर उसने कप वापस नहीं किया। अरे इसमें क्या फर्क पड़ता है, मैं बॉस हूँ और अपने भाई का ख्याल रखना तो मेरा फर्ज बनता है ना। उसने अपने हाथों से गर्मागर्म कॉफी बनाई और बड़े प्यार से मेरे सामने लाकर रख दी। मैं तो यही उम्मीद कर रहा था कि वो बस कॉफी देकर चली जाए, पर मामला इतना सीधा नहीं था। उसने पास से एक स्टूल खींचा और सरकते हुए बिल्कुल मेरे बगल में आकर बैठ गई। भैया अकेले काम करना बहुत बोरिंग होता है ना, चलिए मैं आपका साथ देती हूँ।
उसकी उन शरारती और चमकती आंखों को देखकर अब मुझे पूरा यकीन हो गया था। मैडम मुझसे बिल्कुल भी नफरत नहीं कर रही, बल्कि उन्होंने तो मुझ पर प्यार वाला जबरदस्त हमला बोल दिया है। मैंने कहा मुझे अपना काम दिलचस्प लगता है और मैं बिल्कुल बोर नहीं होता, और उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लियू रुयान एक न हार मानने वाली छोटी बिल्ली की तरह वही डटी रही। आसपास के सहकर्मी बार बार सिर उठाकर हमें देखते और उनके चेहरों पर जलन साफ दिखती। वे सोचते कि मुझ जैसा पत्थर दिल इंसान इतना भोला कैसे हो सकता है कि उसे बॉस के दिल की बात समझ नहीं आ रही। एक तरफ मैं माउस चला रहा था और लियू रुयान शांति से मेरे बगल में बैठी थी। न जाने कितना समय बीता, फिर वो आखिरकार बोर होकर बोली, चेन चेन, क्या हम काम के साथ साथ बातें कर सकते हैं? मैंने चिढ़ते हुए कहा, मुझे इस नाम से मत बुलाओ। उसने थोड़ा सोचा और मुस्कुराकर बोली, तो क्या मैं तुम्हें बुबू या छोटा चेन चेन बुलाऊं? आखिर में मैंने हार मान ली और कहा, ठीक है, चेन चेन ही बुला लो। लियू रुयान ने सिर हिलाया, अपने होठों को जीभ से छुआ और अपनी खूबसूरत आंखों को घुमाते हुए यादों में खो गई। चेन चेन, क्या तुम्हें हाई स्कूल के वो दिन याद है? मुझे तुम्हारा बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद था, खासकर जब तुम एक हाथ से डंक मारते थे। एक सुंदर लड़की से अपनी तारीफ सुनकर मेरे मन में भी थोड़ी हलचल हुई। वो आगे बोली, मुझे याद है एक बार स्पोर्ट्स क्लास में बहुत गर्मी थी, तुम पसीने में तरबतर थे और सारी लड़कियां तुम्हारे लिए चिल्ला रही थी। तुम्हारा वो जंप और डंक सब बहुत कमाल था। मैंने बस एक फीकी हंसी के साथ कहा, ठीक ठाक ही था, दुनिया में तीसरे नंबर पर समझो। उसकी बातों से मैं और भी शर्मिंदा हो गया। मुझे वो दिन याद आने लगा जब मैं एक आवारा कुत्ते को खाना खिलाता था। 11वीं क्लास में एक बहुत खतरनाक कुत्ता था जो हर रोज स्कूल के बाद मेरा पीछा करता था। अगर मैं उसे खाना न खिलाऊं तो वो मेरे घर के दरवाजे तक आ जाता था। इसलिए मैं उसे रोज खाना खिलाने लगा। लेकिन लियू रुयान की नजरों में तो मैं बहुत बड़ा दयालु इंसान बन गया था। तभी लियू रुयान ने अपनी आवाज धीमी की और पूछा, चेन चेन, धीरे से बताओ, क्या तुम्हें यहाँ ऑफिस में कोई लड़की पसंद है? मैं तुम्हारे लिए उससे बात कर सकती हूँ। उसके चेहरे पर भले ही हमदर्दी थी, लेकिन उसकी आवाज में जलन साफ झलक रही थी। मैंने उसकी ओर देखा। मुझे उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। अगर मैंने सच में किसी का नाम ले लिया तो अगले दिन उसका ट्रांसफर किसी दूसरी ब्रांच में पक्का था। फिर भी मैंने हंसकर कहा, हाँ है न, क्यों, क्या हुआ? लियू रुयान तो बस मुझे आजमाना चाहती थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं कहूंगा। उसका चेहरा तुरंत उतर गया और वो गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, कौन है वो? उसकी घबराहट और बेताबी देखकर मुझे हंसी आ गई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। बताओ न, कौन है? मैंने कहा, अरे नहीं बताऊंगा, खुद ही अंदाजा लगाओ। ये सुनकर वो किसी गुस्से में फटी बिल्ली की तरह चिढ़ गई और अपनी जीभ दिखाकर मुझे चिढ़ाने लगी। लेकिन मन ही मन उसने ठान लिया था कि वो पता लगाकर रहेगी कि वो कौन है और उसे कंपनी की सबसे दूर वाली ब्रांच में भेज देगी। कुछ देर बाद जब मैं काम कर रहा था, उसने अपना स्टूल धीरे से मेरी ओर खिसकाया और मुझसे सटकर बैठ गई। मैंने पूछा, क्या कर रही हो? मुझे लगा वो कोई बड़ा हमला करने वाली है, लेकिन वो बस मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे कपड़ों से चेरी ब्लॉसम की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। फिर उसने मेरी जैकेट के पास नाक ले जाकर एक लंबी सांस ली। मेरा दिमाग घूम गया। मैं जानता था कि वो बस मेरे पास आने का बहाना ढूंढ रही है। मैंने कोई परफ्यूम नहीं लगाया था, बस एक साधारण सी खुशबू थी। वो काफी देर तक मेरे साथ बैठकर वीडियो एडिटिंग देखती रही। उसे काम की अच्छी समझ थी और उसने कुछ सुधार भी बताए। धीरे धीरे उसे नींद आने लगी। मैंने देखा कि वो बगल की खाली मेज की ओर झुक रही है। मुझे डर था कि उसका मासूम चेहरा मेज से टकरा न जाए, इसलिए मैंने अनजाने में ही अपना हाथ उसके गाल के नीचे रख दिया। मैंने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। क्या वो नाटक कर रही है? लेकिन कुछ ही सेकंड में मुझे यकीन हो गया कि वो गहरी नींद में है और सोते हुए किसी मासूम बच्चे जैसी लग रही थी। अगर कोई उसे इस तरह देख लेता तो उसकी सीईओ वाली इमेज मिट्टी में मिल जाती। तभी उसने सोते हुए करवट ली और अपना सिर पूरी तरह मेरे हाथ पर रख दिया, जिससे मेरा हाथ पूरी तरह फंस गया। मैं सोच रहा था कि उसका अपना केबिन इतना बड़ा है, वहां जाकर क्यों नहीं सोती? क्या मेरे बगल में सोना ज्यादा सुकून भरा है? मैं बस मुस्कुराया और कंप्यूटर को थोड़ा बाई ओर खिसका दिया ताकि उसे जगह मिले। फिर मुझे उसकी मीठी बातें सुनाई दी। वो नींद में बोल रही थी, चेन चेन, इस बार
इस बार किसी और लड़की को पसंद मत करना, मुझे फिर से मना मत करना, ठीक है? उसकी आवाज थोड़ी अस्पष्ट थी, लेकिन मैंने सब साफ सुन लिया। मैं बस मुस्कुरा दिया। न मैंने हाँ कहा और न ना। जब वो जागी तो उसने अंगड़ाई ली और महसूस किया कि नींद में उसने मुझे दीवार के कोने तक धकेल दिया है। चेन चेन, आई एम सॉरी। मैंने बस मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं। वो अपनी उंगलियों से बाल ठीक करने लगी और खिलखिलाकर वहां से चली गई। शाम के 5 बज गए थे। मुझे ओवरटाइम करना था, इसलिए बाकी सहकर्मी चले गए थे। सिर्फ मेरा दोस्त झांग वेई बचा था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और शरारत से बोला, भाई अभी जवान हो, मौका मिले तो हाथ से मत जाने देना। थोड़ा हाथ पैर मारो, आगे की जिंदगी संवर जाएगी। मैंने बेबसी से उसे देखा। ये सब क्या कह रहे हो? मुझे किसी का गुलाम नहीं बनना। वो सिर हिलाते हुए चला गया। 6 बजने वाले थे। मैंने सोचा कि अगर मैं जल्दी निकल जाऊं तो शायद इस प्यार के जाल से बच सकूं। मुझे घर जाकर गेम भी खेलना था। जैसे ही मैं भागने की कोशिश कर रहा था, पीछे से वही मीठी और शिकायत भरी आवाज आई, चेन चेन, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? क्या मुझसे बच रहे हो? मैंने पीछे मुड़कर देखा। लियू रुयान वही खड़ी थी। वो तो केबिन में थी नहीं, वो तो वही घात लगाकर बैठी थी। मैंने बहाना बनाया, घर पर जरूरी काम है। वो मुस्कुराई और मेरे पास आकर बोली, अब तो छुट्टी हो गई है, यहाँ कोई कैमरा भी नहीं है और कोई देख भी नहीं रहा, तो क्या हमें कुछ खास नहीं करना चाहिए? मैं हैरान रह गया। क्या ऐसी बातें एक लड़की को बोलनी चाहिए? वो इतनी सुंदर थी कि मेरा दिल भी थोड़ा डोल गया, लेकिन मैंने खुद को संभाला। वो खिलखिलाकर हंसी, अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी, चलो चलें। उसने मुझसे मेरा पता पूछा और कहा कि वह मुझे छोड़ देगी। मैंने मना किया और कहा कि मेरे पास साइकिल है। तभी वो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, वो मेरी गाड़ी का तेल खत्म हो गया है, क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? मैं हैरान था, अभी तो मैंने तुम्हें गाड़ी चलाते देखा था। वो मासूमियत का नाटक करने लगी। मैं उसे देखने गया तो सच में उसकी मैसराटी का फ्यूल मीटर 0 पर था। मुझे समझ आ गया कि उसने जानबूझकर चक्कर काटकर तेल खत्म किया होगा ताकि मेरे साथ जा सके। मैंने कहा, तुम टैक्सी ले लो या किसी और को बुला लो। मैं वहां से जाने लगा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और छोटे बच्चे की तरह जिद करने लगी, चेन चेन, क्या तुम एक अकेली लड़की को रात में टैक्सी से जाने दोगे? कितनी बुरी बात है। आखिर में मैंने हार मान ली। वो मेरी स्कूटी पर पीछे बैठ गई और मेरे हाथ को अपने छोटे हाथों से रगड़ने लगी। मैंने पूछा, क्या तुम्हें स्कूटी पर डर नहीं लग रहा? पुलिस पकड़ लेगी तो जुर्माना लगेगा। वो फुलाए हुए गालों के साथ बोली, जुर्माने की फिक्र मत करो, क्या मेरे पास इतने भी पैसे नहीं होंगे? मैंने कहा, जुर्माना नहीं, वे स्कूटी भी जब्त कर सकते हैं। उसने थोड़ा सोचा और बड़े बहादुरी से कहा, अगर पुलिस अंकल पकड़ ले तो तुम भाग जाना, मैं उन्हें संभालूंगी। उसकी नादानी देखकर मुझे हंसी आ गई। रास्ते में पता चला कि हम दोनों एक ही इलाके यूनिवर्सिटी टाउन में रहते हैं। मेरी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। रास्ते में उसने मुझे पीछे से कसकर पकड़ लिया और अपना सिर मेरी पीठ पर टिका दिया। वो बहुत खुश थी। जब हम मार्केट के पास पहुंचे तो उसे वहां की रौनक और खाने की खुशबू ने खींच लिया। उसके पेट से आवाज आने लगी, चेन चेन, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। मैंने कहा, नहीं, मुझे घर जाकर गेम खेलना है। वो फिर से जिद करने लगी और मुझे हिलाने लगी। उसकी मासूमियत के आगे मैं टिक नहीं पाया और हम मार्केट के अंदर चले गए। रात की हवा ठंडी थी और वो कांपने लगी। मैंने अपनी जैकेट उतारकर उसे पहना दी। उसने हैरानी से पूछा, तुम अचानक इतने अच्छे कैसे हो गए? मैंने रूखेपन से कहा, मुझे गर्मी लग रही थी, जैकेट वापस मत करना। वो जैकेट को कसकर पकड़ ली और मुस्कुराने लगी। जैसे ही हम स्टिंकी टोफू की दुकान पर पहुंचे, उसने खाने की जिद का मैंने मजाक में कहा, मैडम अभी इस महीने की सैलरी नहीं मिली है, मैं तुम्हें क्यों खिलाऊं? उसे लगा कि मैं सच में पैसों की वजह से मना कर रहा हूं। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और कुछ टाइप किया। इससे पहले कि मैं उसे रोकता, मेरे फोन पर एक मैसेज आया, एलिपे, आपको एक 000 000 10 लाख युआन प्राप्त हुए हैं।